प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष उनके चुप रहने से भी डर गया। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देते हैं, बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कन्वे कर देते हैं। दुनिया में ऐसे कई तेजस्वी और ओजस्वी नेता हुए हैं जिनके ओजपूर्ण भाषण विरोधियों पर भारी पड़ते हैं, और ऐसे नेता जब वो भाषण देते हैं तो विरोधी पानी पानी हो जाते हैं। ऐसे कई नेता हुए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी दुनिया के ऐसे अकेले नेता हैं जिनके भाषण ही नहीं बल्कि जिनका मौन भी विरोधियों पर भारी पड़ता है, और जिनके चुप रहने से विरोधियों के तोते उड़ जाते हैं। अब देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो उन्होंने ये ऐलान किया कि वो अब मौन पे जाएंगे, तपस्या करने जाएंगे, साधना करने जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में जो विवेकानंद शिला है वहां पर वो 45 से 48 घंटे के लिए मौन रहकर साधना करने के लिए चले गए हैं। और विपक्ष जो है उनकी इस चुप्पी से, उनके इस मौन से, उनकी साधना से ही डरा हुआ है। विपक्ष की तरफ से लगातार बयानबाजी दी जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये अभी क्यों कर रहे हैं, अभी क्यों कर रहे हैं, उनको ये जो है वोटिंग हो जाए, वोटिंग खत्म हो जाए, 1 तारीख के बाद करना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जा रहे हैं तो उसकी मीडिया कवरेज ना हो। यहां तक कि कांग्रेस ने बाकायदा चुनाव आयोग को जाकर लिखित शिकायत कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस साधना करने से, इस मौन पर, विवेकानंद स्मारक पर मौन साधना करने से रोका जाए। तो ये तो साफ दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष उनके चुप रहने से भी डर गया। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देते हैं, बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कन्वे कर देते हैं। मेरा ये मानना है कि महात्मा गांधी पिछली सदी के सबसे बड़े कम्युनिकेटर थे। उनको कब कैसे जनता को क्या संदेश देना है, कैसे जनता को जागरूक करना है, कैसे जनता को उद्वेलित करना है, वो अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने नमक एक सिंबल के रूप में उठाया और नमक सत्याग्रह करके उन्होंने कैसे देश भर में लोगों को जगा दिया, ये एहसास करा दिया कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। इसी तरह से अगर मैं कहूंगा कि इस सदी के सबसे बड़े कम्युनिकेटर और कोई नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी हैं। वो चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। अब देखिए ना, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब मालदीव का पूरा मामला हुआ था, मालदीव ने जब भारत के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी शुरू की थी, मालदीव ने जब भारत को आंखें दिखानी शुरू करी थी, चीन के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले थे। वो सीधा लक्षद्वीप में जाकर के कुर्सी डाली और लक्षद्वीप में उन्होंने तस्वीर खिंचवा ली, और उनकी इस तस्वीर से पूरे जो मालदीव है, मालदीव की इकोनॉमी हिल गई थी। मालदीव का जो पूरा टूरिज्म सेक्टर है वो हिल गया था, और आज भी हिला हुआ है। मालदीव, अब बहुत सारे लोग, जो दुनिया भर के लोग जो मालदीव जाते थे समुद्री पर्यटन के लिए, अब वो भारत के द्वीपों की तरफ देख रहे हैं। भारत के जो द्वीप हैं उनको अब जो है इस टूरिज्म के लिए जो है विकसित किया जा रहा है। तो मालदीव की पूरी इकोनॉमी हिल गई, मालदीव जो है पूरी तरह से हिल गया। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा नहीं था, बिना कुछ कहे उन्होंने मालदीव को हिला दिया था। अब इसी तरह से नरेंद्र मोदी ने बिना कुछ कहे मौन रहकर तपस्या और साधना पर जाकर कांग्रेस और पूरे विपक्ष की चूल्हे हिला दी हैं। नरेंद्र मोदी की इस 45 से 48 घंटे की मौन साधना ने जो विपक्ष है, विपक्ष की राजनीति और रणनीति को भी पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। क्योंकि अब तक तो एक तरफ ये जो पूरा विपक्ष है ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी अब अलोकप्रिय हो गए हैं, जनता के बीच में उनकी अब जो है वो पकड़ नहीं है, लोग उनके खिलाफ हैं, उनकी सरकार के खिलाफ हैं, और मोदी तो हैं, और बीजेपी जो है वो 150 सीटों में सिमटने वाली है, 120 सीटों में सिमटने वाली है, और सुपड़ा साफ होने वाला है। तो कहां तो वो ये कह रहे थे कि एक तरफ पूरे देश में बदलाव की आंधी चल रही है और मोदी जो है साफ हो रहे हैं, और कहां नरेंद्र मोदी की एक मौन तपस्या से, मौन साधना से पूरा विपक्ष हिल गया। अगर नरेंद्र मोदी इतने ही अलोकप्रिय हैं, लोग उनको पसंद नहीं करते, लोग उनकी नीतियों के खिलाफ हैं, तो 57 सीटों के लिए, याद रखिएगा ये जो आखिरी फेज है इसमें सिर्फ 57 सीटों पे चुनाव होना है। सिर्फ 57 सीटों पे नरेंद्र मोदी अगर मौन साधना करते हुए दिख भी जाते हैं तो ऐसा कौन सा फर्क पड़ जाएगा कि इंडी गठबंधन जो इस चुनाव को स्वीप कर रहा है वो चुनाव हार जाएगा। तो ये बात समझ में नहीं आ रही। और इसको लेकर अब ये भी कहा जा रहा है कि
जो है मीडिया इसका कवरेज ना करे, मीडिया इसको ना दिखाए, इस तरह की तमाम बातें जो हैं अब ये कह रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या देश में जो अघोषित आपातकाल है, कोई सेंसरशिप है कि देश का प्रधानमंत्री अगर कुछ करेगा उसको मीडिया ना दिखाए, और इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या मीडिया से चुनाव जीते जाते हैं? मीडिया अगर नरेंद्र मोदी को दिखा देगा तो उससे चुनाव जीत जाएंगे क्या? तो मीडिया अगर ऐसा ही है तो राहुल गांधी और विपक्ष को क्या लगता है कि जो जितने यूट्यूबर उन्होंने मैनेज कर रखे हैं, जिस तरह से धड़ाधड़ यूट्यूब पर उनके पक्ष में हवा बनाई जाती है, क्या उससे वो पिछला चुनाव जीत गए थे? क्या ये चुनाव जीत जाएंगे? तो इस तरह की जो पब्लिसिटी होती है उससे कोई चुनाव जीतता नहीं है, ये बड़ी तय बात है। लेकिन विपक्ष जो है अब भी उसी पुरानी सोच में डूबा हुआ है, और फिर ये कह रहे हैं कि भाई आप अगर साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो उसमें कैमरे क्यों जा रहे हैं, कैमरा आपको क्यों दिखा रहा है? तो भाई सवाल यह है कि आपने तो जो है कैमरे के सामने जो है आपने मटन बनाया, चिकन बनाया, मटन चिकन पार्टियां करी, आप सावन के महीने में मटन चिकन खा रहे थे जो है कैमरे के सामने। तो अगर आप कैमरे के सामने मटन चिकन खा सकते हैं तो नरेंद्र मोदी अगर साधना कर रहे हैं, कैमरा उनको दिखा देता तो उससे परेशानी क्यों है? और फिर मेरा तो ये भी सुझाव है कि जिसके मन में जो आए वो कर सकता है, ऐसा थोड़ी है कि किसी पर जो है प्रतिबंध है। अगर विपक्ष को लगता है कि नरेंद्र मोदी मौन साधना पे जा रहे हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं एक मटन पार्टी आयोजित कर ले? मटन पार्टी अगर राहुल गांधी आयोजित करेंगे तो पूरा मीडिया उसको भी दिखाएगा। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरा सुझाव है, राहुल गांधी ने खुद ही जब वो पिछली बार आखिरी बार जब तेजस्वी यादव और मीसा भारती के साथ जब वो मटन पार्टी कर रहे थे तो राहुल गांधी ने खुद कहा कि देखिए हमने तो दो बार पार्टी ले ली, मटन पार्टी चिकन पार्टी जो है वो तेजस्वी यादव और लालू यादव से ले ली, अब मेरी और यानी राहुल गांधी कह रहे थे अब मेरी और प्रियंका वाड्रा की जिम्मेदारी है कि अब इनको पार्टी दें। तो राहुल गांधी चुनाव प्रचार खत्म हो गया, राहुल गांधी एक मटन चिकन पार्टी आयोजित करें, उसमें तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तमाम इंडी गठबंधन के नेताओं को बुलाएं, मीडिया उसको भी दिखाएगा। पर क्या इससे वो जीत जाएंगे चुनाव? तो ये तमाम चीजें कहना ये दिखाता है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। इससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह आती है कि विपक्ष का विरोध किस बात को लेकर है? क्या विपक्ष का विरोध नरेंद्र मोदी से है, उनकी मौन साधना से है, उनका मीडिया को दिखाने से है, या दरअसल विपक्ष का जो मुख्य विरोध है वो नरेंद्र मोदी के हिंदू दिखने से है? इस बात को नोट कीजिएगा, विपक्ष को सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात पर होती है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो हिंदू दिखते क्यों, और हिंदू जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनका पालन क्यों करते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं, इससे पहले भी जब वो काशी गए थे, जब उन्होंने जिस तरह से जो है माँ गंगा की आरती की थी और गंगा जी में उन्होंने बाकायदा जो है भगवा वस्त्र पहनकर वो गंगा जी में स्नान करने के लिए उतरे थे और उन्होंने आचमन किया था रुद्राक्ष पहनकर, तब भी विपक्ष को पीड़ा हुई थी। जब संसद भवन में सेंगुल का स्थापना हुई थी तब भी पीड़ा हुई थी। तो नरेंद्र मोदी ने जब 11 दिन का राम मंदिर जब बना और उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का जो यम साधना की, उससे भी उनको आपत्ति हुई थी। नरेंद्र मोदी ने जब राम मंदिर की भूमि पूजन किया उससे भी आपत्ति हुई थी। जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए उससे भी आपत्ति हुई। यहां तक कि जो है जब राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के लिए नरेंद्र मोदी के पास जब उसका निमंत्रण गया और उनको कहा गया कि आपको इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आना है, तब मल्लिकार्जुन खड़गे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी क्यों जाएंगे, वो कोई ये थोड़ी है कि स्पेशल है, हमको भी बुलाना चाहिए, हम लोग भी जाएंगे, विपक्ष को बुलाना चाहिए। ये उन्होंने खुद ऐसे कह के निमंत्रण मांगा था। लेकिन जब राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण दिया तब वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में गए नहीं। तो ये जो पूरी सोच है ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं जो है पूरे विपक्ष को दरअसल नरेंद्र मोदी से परेशानी है और साथ साथ हिंदुत्व से और नरेंद्र मोदी के हिंदू दिखने से, हिंदू धार्मिक मान्यताओं का पालन करने से उनको परेशानी है, क्योंकि उससे लगता है कि नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट बनते जा रहे हैं और हिंदू वोट जो हैं वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होगा। अब सवाल यह है कि आप हिंदू वोट को कंसोलिडेट कर लीजिए, आपको किसने रोका है? अगर आपको लगता है नरेंद्र मोदी तप करके, साधना करके, तपस्या करके अगर वो हिंदू वोटों को कंसोलिडेट कर रहे हैं तो आप भी कर लीजिए, पर आप तो करेंगे नहीं। आप तो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करेंगे, आप तो मुसलमानों को देश की संपत्ति का उसका पहला हक देने की बात करेंगे, आप तो जो है मुसलमानों को वक्फ बोर्ड को देश की संपत्ति देने की बात करेंगे। तो आप अगर इस तरह से करेंगे, आप हिंदुओं को, सनातन धर्म को जो है आप डेंगू, मलेरिया
और एड्स बोलेंगे, सनातन के समूल नाश की बात बोलेंगे, तो फिर इस तरह से तो हिंदू वोट कंसोलिडेट आप नहीं कर सकते ना। तो आप अगर नहीं कर सकते तो आप रोक क्यों रही है? अगर आपके पास ऑल्टरनेट कार्यक्रम है तो आप उस ऑल्टरनेट कार्यक्रम को लेकर आइए, करिए। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि देखिए, इस देश के विपक्ष के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है, इस विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई ऑल्टरनेट प्रोग्राम नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट प्रोग्राम है, कोई ऑल्टरनेट नेता है, तो आप लाइए, अपना प्रोग्राम सामने रखिए। लेकिन आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, नरेंद्र मोदी को उनके हर कदम का विरोध करते हैं। और ऐसा करके, ऐसा अंध विरोध करके कोई विपक्षी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, विपक्ष जो है वो ये भी कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ये जो मौन साधना कर रहे हैं 45 से 48 घंटे की, ऐसा करके वो चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। अब ये कैसे उल्लंघन है, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना इस कानून को, आदर्श आचार संहिता का जितना मैंने स्टडी किया, उसके अनुसार ये कहीं से भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया था 2014 में, जब चुनाव प्रचार पूरा खत्म हो गया था, तब वो प्रतापगढ़ गए थे, जो शिवाजी से जुड़ा हुआ प्रतापगढ़ है, तब वो प्रतापगढ़ गए थे, वहां पर उन्होंने वक्त बिताया था। ये वही प्रतापगढ़ है जहां जो शिवाजी से जुड़ा हुआ है, जहां पर शिवाजी ने जो मुगल जो सेनापति था अफजल खान, उसका वध किया था। तो 2014 में नरेंद्र मोदी प्रतापगढ़ गए थे। 2019 में वो केदारनाथ गए और केदारनाथ की पहाड़ियों में उन्होंने इसी तरह से जो है तपस्या की, साधना की। अब उन्होंने 2024 के चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उन्होंने विवेकानंद स्मारक जाने का निर्णय लिया। अब इसमें विपक्ष को क्या आपत्ति है, समझ से परे है। मैं आपको ये बता दूं, ये जो पूरा नियम जिसका हवाला दिया जा रहा है वो भी आपको जानना जरूरी है। ये जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 है, विपक्ष कह रहा है कि ये उस धारा का उल्लंघन है। लेकिन ये धारा क्या कहती है? धारा कहती है कि चुनाव प्रचार एक बार जब खत्म हो जाता है, उसके बाद सार्वजनिक बैठकों या जनता के बीच चुनावी प्रचार या प्रदर्शन करने पर रोक है। ये कहा गया कानून। अब ये चुनावी प्रचार और प्रदर्शन कैसे हुए? अब ये कोई वोट मांगना नहीं हुआ, ये चुनाव का प्रदर्शन नहीं हुआ, ये कोई प्रचार नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई वहां बीजेपी का झंडा लेके नहीं बैठ रहे हैं, कोई अपना चुनाव चिन्ह लेके नहीं बैठ रहे हैं। वो सिर्फ एक साधना करने जा रहा है और मीडिया इसको दिखाएगा, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री कुछ भी करते हैं तो मीडिया उसको दिखाता है। लालू यादव जो हैं 2 दिन पहले दरगाह गए तो मीडिया ने उसको भी दिखाया। प्रियंका गांधी वाड्रा अभी जब जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में मंदिर गई, उनको भी दिखाया। फिर कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी या पूरा विपक्ष जो है ये तय कर ले कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी साधना पे बैठेंगे, ठीक उसी वक्त पूरा विपक्ष अयोध्या जाएगा, रामलला के दर्शन करेगा, वो अगर ऐसा निर्णय ले लें और ऐसा फैसला करें, तो पूरा मीडिया जो है, विपक्ष जो है, पूरा मीडिया विपक्ष को दिखाएगा, राहुल गांधी को दिखाएगा, अयोध्या में रामलला के दर्शन करते हुए विपक्ष को दिखाएगा। पूरा मीडिया जो है वो एक तरफ इसको दिखाएगा और मीडिया की पूरी सुर्खियां जो है वो विपक्ष जो है नरेंद्र मोदी से छीन सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि विपक्ष के पास सिर्फ विरोध करना है। विपक्ष के पास, फिर कह रहा हूं, उसके पास कोई ऑल्टरनेट प्रोग्राम नहीं है और इसीलिए विपक्ष बार बार मुंह की खा रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।